कैसे हैं आप सब। मैं सीए गुरु गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस से रिलेटेड जो है वो सारे प्रोविजंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाइए शुरू करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट हमारा दैट इज कॉल्ड एज व्हाट रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। नाउ दोस्तों सबसे पहले रेसिप्रोकल प्रॉमिस, राइट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में आपको हम बता दें। रेसिप्रोकल प्रॉमिस है क्या? नॉर्मली रेसिप्रोकल प्रॉमिस को जो है सेक्शन 2 में भी डिफाइन किया गया है और सेक्शन 2D के हिसाब से भी हम इसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस को एक कंसिडरेशन के रूप में भी कंसिडर करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, राइट, तो आ जाइए, सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन दिखा देता हूँ रेसिप्रोकल प्रॉमिस का। ओके, यस, ये रहा। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या बोलता है, आज इस कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा कवर करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, ओके। नाउ ये देखिए, अगर 2F पे इसको डिफाइन किया गया है, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन। क्या बोल रहा है यहाँ पे? प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन एज पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, राइट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड व्हाट? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब वो प्रॉमिस, वो वादा जो अपने आप में क्या करता है? कंसिडरेशन बनाता है। और अगर आप ऊपर देखेंगे दोस्तों, दिस एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में भी ये लिखा है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन। मतलब वो सारे प्रॉमिस जो कंसिडरेशन बना रहे हैं उसे एग्रीमेंट बोला जाएगा, और जो सारे रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंसिडरेशन बना रहे हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है सारे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, राइट, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। और अगर एक और चीज मैं बात कर रहा हूं, फिर इसके बाद मैं क्लैरिफिकेशन देता हूं। कंसिडरेशन की बात करें तो कंसिडरेशन, चूंकि दोनों ने ही बोला है, प्रॉमिस जो कंसिडरेशन बनाता है उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं, और वो प्रॉमिस जो कंसिडरेशन बनाता है उसे रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी कहा जाता है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कंसिडरेशन, यही रहा यहाँ पे कंसिडरेशन, ओके। एंड कंसिडरेशन में यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो लिखा हुआ है प्रोमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। रेसिप्रोकल प्रॉमिस बेसिकली वो प्रॉमिस है जो प्रॉमिसी करता है एज कंसिडरेशन टू द प्रॉमिस विच इज बीइंग मेड बाय प्रॉमिसर। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूं, ओके, समझिएगा कॉन्सेप्ट को अब, ओके। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूं, ए ने बोला बी को, क्या बोला? ए ने बोला बी को कि मैं 100 बैग्स ऑफ व्हीट सेल करना चाहता हूं, विल यू इंटरेस्टेड टू बाय 100 बैग्स ऑफ व्हीट? बोला यस, आई एम रेडी टू बाय 100 बैग्स ऑफ व्हीट, एंड इन रिटर्न टू दैट सबसे पहले तो इसने क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया इसने? एक्सेप्ट कर लिया, ओके, यस, इसने एक्सेप्ट कर लिया। बोले ठीक है भैया, ऑफर तो एक्सेप्ट हो गया, पर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर जो है एग्रीमेंट नहीं बनाते। मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, मियर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर कभी भी एग्रीमेंट नहीं बनेगा अनलेस देयर इज व्हाट कॉल्ड एज कंसिडरेशन। तो इसने जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो दैट बिकम्स व्हाट? प्रॉमिस। वंस द ऑफर गेट्स एक्सेप्टेड, offer gets accepted becomes what? Promise. Yes or no? And when the promise forming what? Consideration is called as what? Agreement. Am I right or not? Yes or no? Yes. तो अब यहाँ पे कंसिडरेशन क्या है? इसका मतलब क्या हो गया कि 100 बैग ऑफ व्हीट जो है इसके बदले बी क्या देगा? तो बी बोला मैं आपको 50 kg ऑफ राइस प्रोवाइड करूंगा। क्या बोला इसने? 50 kg ऑफ राइस। 50 kg ऑफ राइस, इसके किस बेसिस पे आ रहा है 50 kg ऑफ राइस दिया जा रहा है? इन रिटर्न टू, है ना? तो ये जो इन रिटर्न टू है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कंसिडरेशन। तो दिस 50 kg ऑफ राइस बिकम्स द कंसिडरेशन ऑफ 100 बैग्स ऑफ व्हीट। यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। अब मेरी बात यहां पे ध्यान से समझिएगा।
अब इसने ये बोल दिया, अच्छा जरूरी नहीं कंसिडरेशन का मतलब क्या हो, कैश ही हो, तो चूंकि कंसिडरेशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यस कंसिडरेशन में क्या लिखा हुआ है, अगर आप देखें डेफिनेशन में बोलता है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, कर लिया हो, डज कर रहा हो, या प्रॉमिस टू डू करेगा, तो ये जो प्रॉमिस टू डू है या प्रॉमिस नॉट टू डू है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है दोस्तों कि जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं in return to the promise being made by the promiser। आ रहा है बात समझ में, यस तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या हो गया, प्रोमिसेस, प्रोमिसेस ध्यान से समझिएगा, प्रोमिसेस आज प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा, वादा, मैं भी वादा कर रहा हूं, अगर आज आप मुझे ध्यान से समझिएगा, आज आप मुझे 100 बैग्स ऑफ व्हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ओके, और मैं आपको तुरंत 50 kg ऑफ राइस प्रोवाइड कर रहा हूं, देन दिस कंसिडरेशन इज नॉट कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस, बट ये बोलता है कि मैं आपको 2 दिन के बाद 2 days आफ्टर ओके 50 kg ऑफ राइस प्रोवाइड करूंगा, तो ये क्या हो गया दोस्तों, वादा, वादा किसके, इन रिटर्न टू द प्रॉमिस बीइंग मेड बाय द प्रोमिसर। कहने का मतलब क्या हो गया, इफ द प्रॉमिस इज बीइंग मेड बाय द प्रोमिसी इन रिटर्न टू द प्रॉमिस मेड बाय द प्रोमिसर, देन सच प्रॉमिस मेड बाय प्रोमिसी इन रिटर्न टू दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, यस तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब आपको समझ में आया क्या दोस्तों, यस तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब क्या हो गया, द प्रॉमिस बीइंग मेड बाय द प्रोमिसी इन रिटर्न टू द प्रॉमिस बीइंग मेड बाय द प्रोमिसर, तो सच प्रॉमिस मेड बाय द प्रोमिसी इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है कौन से टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि भैया आज आप अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, तो मैं अगर यहां पे इसको बोलूंगा, क्या बोलूंगा इसको दोस्तों, ये एग्जीक्यूटेड है, पर ये जो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो रहेगा वो एग्जीक्यूटरी रहेगा, मतलब ए जो अपना प्रॉमिस कर रहा है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, हो सकता है वो आज निभा दे, पर जो बी अपना प्रॉमिस है वो कब निभाएगा दोस्तों, वो फ्यूचर में निभाएगा, फ्यूचर में वो कभी भी निभाए डजंट मैटर, बट वो निभाएगा जो, तो दिस आल्सो रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज कॉल्ड एज व्हाट, कंसीडरेशन। दिस रेसिप्रोकल प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, राइट, यस तो ये जो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, तो इसको भी ये तरीके का प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, राइट, बीइंग मेड बाय द प्रोमिसी इज कॉल्ड एज व्हाट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आई होप आई एम क्लियर, यस तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस कौन से प्रॉमिस होते हैं दोस्तों, वो प्रॉमिस जो प्रोमिसी निभाने के लिए बोलता है, इन रिटर्न टू द प्रॉमिस बीइंग मेड बाय द promiser, so such a promise being made by the promisee is called as what, reciprocal promise। I hope I am clear, yes or no, yes। और reciprocal promise कौन से टाइम को रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब reciprocal promise का मतलब ही है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, यस और नो, यस। अब इसमें एक ने निभा दिया तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और अगर दोनों ने निभाना अभी बाकी है, आ रहा है बात समझ में, यह तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्योर बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इस केस में ए बोलता है कि मैं 2 दिन बाद आपको 100 बैग्स ऑफ व्हीट प्रोवाइड करूंगा, तो ये इन रिटर्न टू दैट बोलता है कि मैं भी 2 दिन बाद जो है आपको 50 kg ऑफ राइस प्रोवाइड करूंगा। यहां तक पिक्चर क्लियर हो गई या नहीं क्लियर हो गई, यस। अब बात ये आ जाती है दोस्तों, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हैंड टू हैंड, ये पिक्चर क्लियर हो गया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड कौन सा कंसिडरेशन है, यस। अब मैं बात ये बोल रहा हूं, अगर मान लो ए ने बी से बोला कि मैं तुमको अभी 100 बैग्स ऑफ व्हीट दे रहा हूं, और बी बोल रहा है मैं भी प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपको 50 kg ऑफ राइस प्रोवाइड करूंगा, आ रहा है बात समझ में, तो कहने का मतलब क्या है, ए घर से 100 बैग्स ऑफ व्हीट ले आया, तो बी जो था अपने घर से 50 kg ऑफ राइस ले आया, दोनों ने प्रॉमिस किया, दोनों ने ही वहां पे एग्जीक्यूट कर दिया। नाउ दिस रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज कवर्ड अंडर सेक्शन 51।
ये परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। तो आपने वादा किया कि मैं आपको 100 बैग्स ऑफ व्हीट ला के देता हूं, तो बी ने भी वादा किया कि मैं आपको 50 केजी ऑफ राइस ला के देता हूं। बोले कब? बोले अब भी। तो अभी ये तो प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस हो गया, फॉर्मिंग कंसिडरेशन हो गया, तो वैलिड एग्रीमेंट था। अब इसके परफॉर्मेंस की बात है, तो इसने बोला भाई मैं अभी ला रहा हूं, तो वो बोला मैं भी अभी ला रहा हूं साहब, अभी अभी तुरंत तुरंत कर लो। दैट इज कॉल्ड, इट वाज सेक्शन 51। ये बोलते हैं When a contract consists of reciprocal promises, मतलब क्या बोल रहा है? कंसिडरेशन नहीं दे रहा है, पर वो भी वादे के ऊपर ये वादा कर रहा है। आपने एक वादा किया तो उसके एवज में दूसरे वाले ने भी वादा किया। क्या वादा किया? कि when a contract consists of reciprocal promise to be simultaneously perform, मतलब दोनों ही प्रॉमिस को, प्रोमिसर वाला प्रॉमिस एंड प्रोमिसी वाला प्रॉमिस, दोनों को अगर एक साथ परफॉर्म करना हो तो नो प्रोमिसर नीड परफॉर्म हिज प्रॉमिस अनलेस द प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रॉमिस। कहने का मतलब क्या हो गया? प्रोमिसर 100 बैग्स ऑफ राइस तब तक ला के नहीं देगा जब तक भी ये जो है कंसेंट नहीं दे देता है कि मैं भी जो है 50 केजी ऑफ राइस लाके आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस। तो सिर्फ कहने का मतलब आपके रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बोल देने से परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रॉमिस ने क्या करना है दोस्तों? यस, उसको एग्जीक्यूट भी करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो अगर वो बोले ये देखो भैया मेरे पास 50 केजी ऑफ राइस है, क्या आपके पास क्या 100 केजी ऑफ व्हीट अवेलेबल है? बोले हाँ, अगर आपके पास 50 केजी ऑफ राइस है तो मेरे पास जो है 100 केजी ऑफ व्हीट है, तुरंत वो एक्सचेंज हो जाएगा, तुरंत कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसे क्या बोला जाएगा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आई होप आई एम क्लियर। यस। पर क्या हो अगर ओके, किधर गया? ओके, क्या हो अगर ए जो है बी को, ध्यान से समझिएगा, ए जो है बी को बोलता है मैं आपको, ध्यान समझिएगा, 100 केजी ऑफ व्हीट प्रोवाइड कर रहा हूं। इसने प्रॉमिस कर दिया। प्रॉमिस कब होगा? ये जल्दी बोलो। इसने ऑफर दिया, इसने क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। तो ये क्या बन गया? 100 केजी ऑफ व्हीट क्या बन गया? इसका प्रॉमिस बन गया। अब बोले भैया कंसिडरेशन लाओ, तो बोला मैं जो है 50 केजी ऑफ राइस आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, यस और नो? यस। अभी बोलते साहब 100 केजी ऑफ व्हीट, बोले साहब कहाँ है तुम्हारा 50 केजी ऑफ राइस? बोले साहब आगे तुम 100 केजी ऑफ व्हीट लाओ तो मैं 50 केजी ऑफ राइस लाता हूँ। बोले नहीं नहीं, तुम आगे पहले 50 केजी ऑफ राइस लाओ देन मैं 100 केजी ऑफ व्हीट आऊँ। यहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है कि पहले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा। सी, प्रॉमिस तक कोई दिक्कत नहीं है, कंसिडरेशन भी बना हुआ है, वैलिड एग्रीमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब बात आ रही है उसके एग्जीक्यूशन की, तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि पहले परफॉर्म कौन करेगा। यस और नो? अब सपोज मान लो मैं एक ऐसे एग्जांपल देता हूं, इसको भी समझिएगा, इसको भी यहां पे रखते हैं। सपोज मान लो P है और इधर Q है। ओके, नाउ P ने Q को बोला कि मैं प्रोफेसर हूं, और Q जो था ओनर ऑफ एकेडमी था। ओके, उसने बोला कि मैं जो है लेक्चर लेना चाहता हूं, राइट? मैं जो है यहां पे लेक्चर लेना चाहता हूं। ओके, विल यू प्रोवाइड मी एन अपॉर्चुनिटी टू टीच इन योर एकेडमी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अकाउंट्स? क्यों ने बोला ओके। क्यों ने क्या बोला? ओके। पर पी बोला कि मैं पढ़ाऊंगा तभी जब आप बुक्स प्रोवाइड करोगे। क्या कंडीशन लगी यहां पे? मैं पढ़ाऊंगा तभी जब आप बुक्स प्रोवाइड करोगे, स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड करोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ना इस केस में क्या होएगा? टीचिंग तभी होगा जब बुक्स प्रोवाइड होगा। अनलेस बुक्स आर बीइंग प्रोवाइडेड,
टीचिंग कैन नॉट बी कंडक्ट, टीचिंग एक्टिविटी कैन नॉट बी स्टार्टेड। एम आई राइट और नॉट? यस। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 2, इनका जो परफॉर्मेंस का एग्जीक्यूशन है ये कहीं ना कहीं प्रीशेड्यूल्ड है। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में कोई भी एक्टिविटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है दोस्तों। वो ये बोल रहे भैया तुम आगे वीट लाओ तो मैं चावल लाऊंगा, ये बोल रहे तुम आगे चावल लाओ तो मैं वीट लाऊंगा। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। पर इस केस में बहुत क्लियर है कि जब तक बुक नहीं आएगी, क्या बोला मैंने, जब तक बुक नहीं आएगी तो पहला परफॉर्मेंस किसको देना पड़ेगा, एग्जीक्यूशन क्यू को देना पड़ेगा, उसको बुक लानी पड़ेगी। देन सेकंड परफॉर्मेंस कौन देगा, टीचिंग देगा, दैट पी देगा। यस और नो? यस। तो दोनों के केस में फर्क था कि एक जगह पे जो है ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन डिटरमाइंड है, एक जगह पे एग्जीक्यूशन ऑफ सीक्वेंस डिटरमाइंड नहीं है। यस और नो? अच्छा, मान लो इस केस में ऐसा हो जाए, ए और बी वाले केस में ऑर्डर डिसाइड कर दिया जाए कि जो प्रोमिसर है वो पहले परफॉर्म करेगा। मतलब मैंने यहां पे ऑर्डर स्पेसिफाई कर दिया, ऑर्डर स्पेसिफाइड कर दिया। यस और नो? क्या स्पेसिफाई किया कि पहले प्रोमिसर परफॉर्म करेगा तभी जो है प्रोमिसी परफॉर्म करेगा। तो अगर ये ऑर्डर ऑफ execution is mentioned in agreement, then accordingly performance will be executed. Accordingly then performance will be executed, otherwise performance is impossible to execute, right? Yes. तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं है और दोनों ने अपनी अपनी जो प्रॉमिस को है वो एग्जीक्यूट कर लिया एक साथ, साइमल्टेनियस सेक्शन 51 लग गया। पर अगर साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं हो रहा है और वहां पे डाउट ये आ रहा है कि कौन पहले परफॉर्म करेगा कौन बाद में परफॉर्म करेगा, तो अगर ऑर्डर स्पेसिफाई है एग्रीमेंट में तो आप ऑर्डर को फॉलो कर लो, और अगर ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं है देन और साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं हो रहा है देन आप नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड करके लो। नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि टीचिंग बिना बुक के पॉसिबल नहीं है, इसलिए बुक को ही सबसे पहले लाना पड़ेगा। तो जिसने भी वादा किया बुक को लाने का वो पहले अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, देन जो दूसरा बंदा है वो एक्टिविटी अपनी परफॉर्म करेगा। I hope I'm clear. Yes, and this section is this type of understanding is covered under section number 52. So where the order of performance of reciprocal promise, क्या बोल रहा है, where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed. Expressly fixed मतलब यस एग्रीमेंट में दिया गया है, देन दे शैल परफॉर्म इन दैट ऑर्डर। तो अगर ऑर्डर स्पेसिफाइड है तो आप उसी ऑर्डर को फॉलो कर लिए, और अगर ऑर्डर स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली फिक्स्ड नहीं है एग्रीमेंट में, राइट, तो फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी पे डिपेंड कर रही है, ए का प्रॉमिस बी के प्रॉमिस पे डिपेंड कर रहा है या बी का प्रॉमिस ए के प्रॉमिस पे डिपेंड कर रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो? यस। खेती करने के लिए बीज भी चाहिए और पानी भी चाहिए, है ना। तो ए ने बी से बोला कि भैया मैं जो है खेती करने का काम संभाल लेता हूँ बट पानी लाने का काम आपका है। तो जब बी पानी जब तक लाएगा नहीं तो खेती होगी नहीं। बोलो हाँ या ना? यस। तो सबसे पहले कौन परफॉर्म करेगा? बी, पानी लाएगा। देन इसके बाद जो है वो सारा का सारा प्रोसेस, आगे का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करेगा। क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो जहां पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से ही समझ में आ रहा है कि पहले ये एक्टिविटी होनी चाहिए तभी दूसरी वाली एक्टिविटी होगी। बोलो हाँ या ना? यस। तीसरा एक एग्जांपल और दे दे रहा हूं। यस, क्या बोला कि अगर सपोज मान लो पावर की जो सप्लाई है वो कंसिस्टेंटली नहीं मिलती है, से सपोज किसी बैंक यूनिट ऑर्गेनाइजेशन को, राइट, तो बैंक ऑर्गेनाइजेशन ने कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया कि एक से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपने जनरेटर मशीन लाना है और दूसरे को बोला कि आपने पेट्रोल लाना है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, राइट। तो जब तक जनरेटर नहीं आएगा तब तक पेट्रोल लाने वाले का कोई लेना देना नहीं होता है ना। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, पहले भाई जनरेटर मशीन आएगी तभी पेट्रोल वाला जो है परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जहां पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से मुझे समझ में आ रहा है कि पहले ये करना चाहिए तो ये एक्टिविटी एंड देन ये करना तो ये एक्टिविटी, वहां पे ऑर्डर की कोई जरूरत नहीं है। पर जहां पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से समझ में नहीं आ रहा है वहां पे अपन ऑर्डर को फॉलो करेंगे। और अगर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन भी नहीं दिया है, ऑर्डर भी नहीं दिया हुआ है, राइट, तब फिर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, नेचर भी नहीं दिया है, ऑर्डर भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, तो कौन सा अप्लाई होगा आप मेरे को बताओ, ऑर्डर वाला या नेचर वाला? नेचर वाला। आ रहा है बात समझ में? है तो सीक्वेंस क्या रहेगा,
कुछ भी नहीं दिया है और साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है भैया, साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर लो। पर उस केस में क्या है, जब तक प्रॉमिस ही परफॉर्म नहीं करेगा तो प्रॉमिसर अपनी वादे को परफॉर्म नहीं करेगा। पिक्चर क्लियर? अगर दोनों प्रॉमिसर प्रॉमिसी एक साथ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर ये देख लो वहां पे ऑर्डर दिया है क्या, ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर को फॉलो कर लो, और ऑर्डर अगर नहीं दिया है तो फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को फॉलो कर लो, कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल 51 एंड 52। आई होप आई एम क्लियर? यस। नाउ अब ये क्या बोल रहा है? यस। अब मान लीजिए इसी केस में पी ने बोला मैं टीचिंग के लिए रेडी हूं, क्यों बोला मैं बुक्स लाने के लिए रेडी हूं। बहुत बढ़िया, एग्रीमेंट हो गया या नहीं हो गया, बोलो जरा फटाफट से। यस। कैसे? पी ने बोला आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग इन योर एकेडमी, विल यू अलाउ मी टू टीच दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन योर एकेडमी। बोला यस आई एम रेडी टू डू दैट। ओके, तो एक्सेप्टेंस हो गया, प्रॉमिस बन गया। अब बट उसने एक कंडीशन क्या रख दी, पी ने क्या कंडीशन रख दी कि जब तक आप बुक्स नहीं लाओगे, बुक्स आप ही को लाना पड़ेगा, और जब तक आप बुक्स नहीं लाओगे मैं टीचिंग परफॉर्म नहीं करूंगा। यस और नो? यस। अब इस केस में क्या हो गया दोस्तों, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। क्यों बोल रहे हैं मैं बुक्स नहीं लाऊंगा? क्या बोल रहा है? क्यों बोल रहे हैं मैं बुक्स नहीं लाऊंगा? क्यों क्या बोल रहे हैं मैं बुक्स नहीं लाऊंगा? आपको पढ़ाना हो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना हो नहीं पढ़ाओ। ट्राई अंडरस्टैंड, मैं बुक्स नहीं लाऊंगा। पी बोला बिना बुक्स के पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, बिना बुक के पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। बोले वो तुम जानो, तुम अपने से बुक्स बनाओ, मुझे दिक्कत नहीं है, पर मैं बुक्स नहीं दूंगा। आपको पढ़ाना है तो बिना बुक्स के पढ़ाओ, ये आपका प्रॉब्लम है, आपका रिस्क है। स्टूडेंट को समझ में आएगा तो मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगा, स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा तो मैं टाटा बाय बाय कर दूंगा। पी बोला अगर ऐसा है तो मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा। बोले अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं तुमको स्यू कर दूंगा। बोले तुम ऐसे कैसे मेरे को स्यू कर दोगे, तुमने बोला था कि मैं बुक्स प्रोवाइड करूं, तुम बुक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे तो मैं टीच नहीं कर रहा, मैं टीच नहीं कर रहा, इसके लिए तुम मेरे को स्यू नहीं कर सकते। बोले मैं कर सकता हूं क्योंकि हमारा एग्रीमेंट बन चुका है। हमारा क्या बन चुका है? एग्रीमेंट बन चुका है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। यस और नो? तो यहां पे बोले नहीं साहब, सेक्शन नंबर 53 आगे देखो फिर से पिक्चर में, सेक्शन नंबर 53 आ गया पिक्चर में, लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। क्या बोलता है? व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस है क्या? हाँ, प्रॉमिसी ने भी प्रॉमिस किया हुआ है। एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स रोक रहा है द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। आ रहा है बात समझ में? यस। उसके प्रॉमिस को परफॉर्म करने से ए ने कभी मना नहीं किया था कि मैं टीचिंग नहीं करूंगा। यस नो? बस शर्त है आपने बुक्स प्रोवाइड करनी है। वो मैं बुक्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, मैं बुक्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, या तो ये बोल दे कि भैया मैं तुमको पढ़ाने नहीं दूंगा। वादा किया कि तुम भैया तुम पढ़ाओ, और मैं इधर से क्या बोल रहा है तुमको पढ़ाने नहीं दूंगा, या तो मैं किसी भी तरीके की जो रुकावट वहां पे जो है वो दे रहा हूं आपको ताकि आप पढ़ा ना पाओ प्रॉपर तरीके से। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। या आपने क्लासरूम पे ताला लगा दिया, आप उसको पढ़ाने ही नहीं दे रहे हो, या आप बच्चों को बोले कि चलो अपन जो है पार्टी करने चलते हैं, आप उनको पढ़ाने ही नहीं दे रहे हो। तो इस केस में आप किसी भी तरीके से एक पार्टी दूसरे पार्टी को अगर रोकता है, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड। तो जिस पार्टी को रोका जा रहा है वो पार्टी चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है? वाइडेबल बना सकती है, मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकती है उसी वक्त। और उस केस में जो भी उसको नुकसान हुआ है, किसको? प्रॉमिसर को, तो प्रॉमिसी ने वो नुकसान जो है उसको पे करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल। तो कहने का मतलब क्या हो गया? आपने एग्रीमेंट बना लिया, बट एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को अगर परफॉर्म करने से किसी भी प्रकार से रोक दिया, राइट, तो वो चाहे तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिसाइन कर सकता है, और चूंकि वाइडेबल है तो 64 लग जाएगा। 64 लग जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस, 64 लग जाएगा। अब यहाँ पे 64 अगर लगता है तो 64 क्या बोलता है कि किसी भी प्रकार से अगर तुमने कोई बेनिफिट लिया हो तो वापस कर देना। किसी भी प्रकार से तुमने अगर बेनिफिट लिया हो तो वापस कर देना। तो अगर बी ने ए से कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का बेनिफिट लिया है तो बी को उसका बेनिफिट वापस करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 64, और उसके बावजूद 53 में जो प्रॉमिसर है वो कंपनसेशन के लिए क्लेम भी कर सकता है, कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यस, इसी में मैं बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। टीचिंग के लिए जब पी ने क्यू को बोला था कि मैं टीचिंग के लिए इंटरेस्टेड हूं, तो क्यू ने बोला कि आगे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा।
भाई बीच में आप छोड़ के चले जाओ, क्या कर लो मुझे नहीं पता, आपको जो है 1 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो इस केस में अगर क्यू ने किसी भी प्रकार से पी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी रिस्ट्रिक्शन डाला या उसको क्लास लेने से दिक्कत पैदा किया, राइट, तो उस केस में जो है इस क्यू को, पी को 1 लाख रुपए वापस भी करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? यस। अच्छा, मान लो इस केस में और क्या हो रहा था, पी को एक अपॉर्चुनिटी और दूसरी एकेडमी से आई थी, वो बोल रहा था भैया मैं, आप अगर हमारे यहाँ पे आओगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए पर मंथ प्रोवाइड करूंगा। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। अब इसने जो है 3 महीने का एग्रीमेंट इसके साथ कर लिया था, अब 3 महीने तक यहाँ पे नहीं जा सकता था। अब इसने इसको यहाँ पे बुला भी लिया ताकि उसका कॉम्पिटिटर जो है वो सफर करे, तो इसलिए इसको इधर बुला दिया, क्लास भी नहीं लेने दे रहा है। देखो क्या मजे ले रही है ये, ऊपर से इससे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी ले लिया। तो देखो कौन कौन से सेक्शंस यहाँ पे अप्लाई होंगे। एक तो सेक्शन नंबर 53 अप्लाई हो जाएगा। 53 इसको क्या बना देगा, वाइडेबल, मतलब पी को पावर दे देगा कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी वाइडेबल बना सकते हो। जैसे वाइडेबल हो जाएगा ये रिसाइन कर देगा, और रिसाइन करने के बाद बोलते हैं जो भी लॉस है आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। कंपनसेशन भी ये 53 में ले सकता है। बोलो हाँ यार, बोले साहब ये 1 लाख रुपए का कर, बोले टेंशन है। जैसे ही वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आता है तो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के केस में 64 लग जाता है दोस्तों, और 64 बोलता है कि जो भी अनड्यू एडवांटेज नहीं बोल रहा हूं मैं, जो भी बेनिफिट आपने अननेसेसरी बेनिफिट आउट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो आपको रिस्टोर बैक करना पड़ेगा, मतलब वापस देना पड़ेगा। तो क्यू को अब क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ये 1 लाख रुपए भी वापस देना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल होगा, और इसके बावजूद इसका जो नुकसान हुआ है, सैलरी वगैरह जो भी है, जो भी इसने टर्म्स किया तो वो भी पे करना पड़ेगा। आ रहा है बात समझ में? यस। और इसके आगे चूंकि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट तो आगे के 2 महीने ये 2 लाख रुपए यहां पे कमा सकता था। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आ रहा है बात समझ में? तो इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी वो क्लेम कर सकता है यहां पे। आई होप आई एम क्लियर? यस। सेक्शन नंबर 53, तो 53 के साथ दोस्तों 64, तो जहां पे भी वर्ड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आएगा आप वहां पे 64 लगाते चलिएगा, और जहां पे भी वर्ड जो है वाइड कॉन्ट्रैक्ट आता है दोस्तों सेम कॉन्सिक्वेंस रहेगा, 65 लग जाएगा। मतलब 64 का काम अब कहां पे होगा, 65 में होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस? यस। तो चाहे वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो या वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो, रिस्टोरिंग बैक की फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल है। रिस्टोरिंग बैक की फैसिलिटी 64 वाइडेबल के केस में देता है एंड 65 वाइड कॉन्ट्रैक्ट के केस में दे देता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस? यस और नो? यस। अच्छा, अब अगर आप देखोगे 54 की बात कर रहा हूं मैं, अब क्या हो अगर सपोज मान लो थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं, यहां पे ओके, ये वाला केस लेके चल रहे हैं। इस बार क्या हुआ, पिछली बार तो क्या बोला था, क्यू ने जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया, मतलब वादा कर रहा है और यही तोड़ रहा है। इस बार क्या हो रहा है, पी बोला मैं पढ़ाऊंगा, क्या बोल रहा है, मैं पढ़ाऊंगा, और ये पढ़ाने जो है, ध्यान से समझना, ये पढ़ाने जो है दूसरी की एकेडमी पे चला जा रहा है। पी बोल रहा है मैं तुम्हारे यहाँ पे पढ़ाऊंगा, पर अचानक से उसने जो है उसको ज्यादा लालच दे दिया, चलो 2 लाख की जगह मैं 4 लाख रुपए दे रहा हूं, और पी जो है इस एकेडमी में पढ़ाने जा रहा है। आ रहा है बात समझ? क्यू के पास नहीं जा रहा है, सपोज एस एकेडमी में जा रहा है। ओके, अब बताओ अब क्या होगा। पिछले केस में तो क्या हुआ था कि क्यू ने पढ़ाने नहीं दिया, इस बार पी खुद नहीं पढ़ा रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस। तो अब बताओ क्या ये पावर क्यू के पास आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए, बट 53 नहीं लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, 54 लगेगा। 54 देखिए क्या बोल रहा है, when a contract consists of reciprocal promise and such that one of them cannot be performed, रेसिप्रोकल प्रॉमिस है उसमें से एक परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, और दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड टिल द अदर हैज बीन परफॉर्म्ड। तो अगर पी अपना परफॉर्म नहीं कर रहा, पी टीचिंग नहीं कर रहा है, ओके, या वो बैठ गया वहां पे बोला मैं नहीं पढ़ाऊंगा, और बोल रहा है क्यों तुम बुक लाओ, मेरी बात ध्यान से समझना, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्यों तुम बुक लाओ, ओके। तो इस केस में क्या होगा, क्या पी ऐसा कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बताओ जरा फटाफट से, किधर गया ये गया, क्या बोल रहा है, वन इज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, तो पी सपोज नॉट परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी, एंड वो बोल रहा है क्यों तुम अपना परफॉर्मेंस करो, मतलब तुम परफॉर्मेंस क्या करो, बुक की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है जो तुमने पेमेंट करने की बात की, जैसे सपोज मान लो
ओके 2 लाख रुपीज तुमने भी की है, तो वो 2 लाख रुपए तुम दो, पर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं नहीं पढ़ा रहा, तुम 2 लाख रुपए दो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो अगर आप अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं करोगे तो आपके पास कभी भी राइट नहीं रहेगा कि आप दूसरे को फोर्स कर सको कि आप अपना परफॉर्मेंस जो है वो एग्जीक्यूट करो। सेक्शन नंबर 54 बोलते हैं दोस्तों। यहां पे अगर आप देखेंगे 64 क्या बोल रहा है, one of them cannot be performed or that its performance cannot be claimed, try and understand that, till the other has been performed and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it. तो such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise. तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर प्रोमिसर ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया तो वो सामने वाले को नहीं बोल सकता कि जो तुमने इन कंसिडरेशन टू माई प्रॉमिस, जो भी प्रॉमिस किया था जिसे मैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस बोल रहा हूं, तुम उसको परफॉर्म करो। तो उसने रेसिप्रोकल प्रॉमिस में क्या बोला था, सपोज मान लो कि आप लेक्चर लो और जैसे ही आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ द सेशन और मिड ऑफ द सेशन में 2 लाख रुपए दे दूंगा, से सपोज। तो बोल मैं नहीं पढ़ाऊंगा पर तुम मुझे अभी 2 लाख रुपए दो, सब अभी 2 लाख रुपए तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया है तो डेफिनेटली आप दूसरे को नहीं बोल सकते हो। पर अगर सिचुएशन ये होती दोस्तों, सिचुएशन ये होती 100 bags of wheat and 50 kg of rice का। अब यहाँ पे 100 bags of wheat is not dependent upon 50 kg of rice, yes or no? yes, दोनों ही अलग अलग है। पर उस केस में तो आप ऐसा बोल सकते हो, सही बात है सर, कि ये जब तक पढ़ाएगा नहीं तो पेमेंट कैसे करेगा, तो पढ़ाने के बाद ही वो पेमेंट कर सकता है, हाँ या ना? यस। पर इस केस में तो दोनों चीजें अलग अलग है भैया। 100 bags of wheat is nowhere dependent upon 50 kg of rice। उसका 50 kg of rice लेके आना अलग बात है, इसका 100 kg of wheat देना अलग बात है। तो ए बोलता है तुम आगे 50 kg of rice जो है वो ले आओ। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब क्या था, 2 days आफ्टर, क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है। तो अगर यहाँ पे बात ये हो गई रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब फ्यूचर। एक ने बोला कि मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूं और बी बोल रहा है मैं 2 दिन बाद परफॉर्म करूंगा। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर सामने वाला कर रहा है तो जब तक आप अपने प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं करोगे तो आप सामने वाले को फ्यूचर में परफॉर्म करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर, यस। और अगर आपने ऐसा किया, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, यस, अगर आपने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया तो आप, एक तो ये हो जाएगा कि आप सामने वाले से जो है परफॉर्मेंस की अपील नहीं कर सकते हो, रेसिप्रोकल प्रॉमिस के परफॉर्मेंस की अपील नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, चूंकि आज आपने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया तो उसने तो वादा किया था ना मैं 2 दिन बाद करूंगा, हो सकता है 100 kg ऑफ व्हीट की जरूरत उसको आज रही हो पर आपको 50 kg ऑफ राइस की जरूरत 2 दिन बाद रही हो। उसका कस्टमर था, बोले भैया तुम आज दे दोगे ना तो मैं अपने कस्टमर को जो डील कर दूंगा, मेरे को जो प्रॉफिट है वो 10,000 रुपए का हो जाएगा, यस और नो? यस। और इसके बदले में उसने परफॉर्मेंस 2 दिन बाद करने का वादा किया था, तो उसका तो परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट 2 दिन बाद होगा। पर आज जो आप उसको नहीं दे रहे हो तो उसका लॉस तो आज ही हो रहा है, यस और नो? तो उस केस में ये जो बंदा है क्या करेगा, कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। तो मस्ट मेक कंपनसेशन टू द अदर पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनी लॉस। आ गया बात समझ में? यस। तो कहने का मतलब सिंपल हो गया, अगर प्रॉमिसर आज अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं कर रहा है तो एक तो वो उससे डिमांड नहीं कर सकता कि 2 दिन बाद आप मेरे को राइस देना। नंबर 2, आपने आज परफॉर्म नहीं किया और प्रॉमिसी को लॉस हो गया आज, तो वो लॉस की भरपाई भी आज ही आपको प्रॉमिसर को करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो वो सू कर सकता है, वो कोर्ट में आपसे वो पैसा जो है वो ले लेगा। 54 क्लियर है या नहीं क्लियर? तो 53 एंड 54 में क्या डिफरेंस है दोस्तों? यस, 53 में क्या डिफरेंस है बोलो जरा फटाफट से। प्रॉमिसी प्रॉमिसर को रोक रहा है या प्रॉमिसर प्रॉमिसी को रोक रहा है परफॉर्म करने से। आ रहा है बात समझ में? और 54 में क्या हो रहा है? 54 में क्या हो रहा है? 54 में प्रॉमिसर वादा कर रहा है आज दूंगा, प्रॉमिसी वादा कर रहा है मैं 2 दिन बाद दूंगा, पर प्रॉमिसर आज परफॉर्म नहीं कर रहा और बोल रहा है तुम परफॉर्म करो। वो बोले जब तक तुम परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं भी परफॉर्म नहीं करूंगा, आप मुझसे क्लेम नहीं कर सकते हो, राइट टू क्लेम ऑफ परफॉर्मेंस आपके पास नहीं है। पर अगर आपकी वजह से मेरा लॉस हो गया, प्रॉमिसी का लॉस हो गया, तो प्रॉमिसी उस लॉस के लिए आपको कंपनसेशन ठोक सकता है। This is what called as 54. I hope I am clear or not clear? Yes. चल एक सिचुएशन और देखते हैं, ठीक है?
क्या सिचुएशन है? सपोज मान लो ए ने बी को बोला, सेम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल चेंज नहीं कर रहे। ए ने बी को बोला 100 बैग्स ऑफ व्हीट मैं आपको दे रहा हूं, ओके, और बी ने इन प्रॉमिस टू दैट, इन कंसिडरेशन टू दैट प्रॉमिस, उसने वादा किया कि मैं जो है आपको 2 दिन बाद 4 बजे तक जो है वो आपको राइस में प्रोवाइड कर दूंगा, ओके, ट्राई अंडरस्टैंड दैट। अब यहां पे क्या हो रहा है? अब यहां पे क्या हो रहा है? पिछले केस में और इस वाले केस में क्या डिफरेंस है सर? कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है सर। पिछले केस में इसने भी वादा किया था कि 2 दिन बाद, अभी भी 2 दिन बाद है सर, ये सिर्फ टाइम ही बस तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो इसी के साथ क्या हो, ए भी प्रॉमिस कर दे, क्या कर दे? ए प्रॉमिस कर दे कि मैं जो है कल तक, 1 डे आफ्टर, ये मैं व्हीट जो है प्रोवाइड करूंगा। बोले साहब कब तक? बोले 4 बजे तक। पिछले केस में ए ने कोई भी टाइम बाउंड प्रॉमिस नहीं किया था, पर इस केस में अगर मान लो ए जो है टाइम बाउंड प्रॉमिस करता है और टाइम पे 100 बैग्स ऑफ व्हीट, बी की बात अपन भूल जाते हैं, ठीक है, यहां पे सिर्फ टाइम को फोकस करते हैं, ए पे ही फोकस करते हैं, ठीक है, कि ए पहले बोल रहा था कि मैं तुमको जो है दे दूंगा, तुरंत दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस बार क्या बोल रहे हैं? टाइम फिक्स हो गया। टाइम क्या फिक्स हो गया? कि आप जो है कल तक मुझे 4 बजे तक जो है ये प्रोवाइड करवा देना मेरे घर तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 4 बजे के बाद नहीं आया, मतलब 4 बजे तक नहीं आया, मतलब ये 5 बजे आया, यस और नो, मतलब टाइम ये होगा या तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा या तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होगा। इंपॉर्टेंट कैसे हो सकता है? कि भैया मेरा कस्टमर जो है बाहर से आने वाला है और 4 बजे तक ही यहाँ पे रहेगा। 4 बजे सपोज मान लो 4:30 बजे उसकी ट्रेन है, वो चला जाएगा, तो उसको जो डिलीवरी चाहिए वो 4:30 के अंदर चाहिए, इसलिए मैंने आपको 4 बोला हुआ है। अब बताओ इस केस में टाइम बहुत क्रूशियल होगा या नहीं होगा? यस होगा या नहीं होगा? यस होगा। और एक क्या है, कोई दिक्कत नहीं, आप 4 बजे तक नॉर्मली मैंने बोला हुआ है, आ रही है बात समझ में, बट ऐसा कुछ भी नहीं कि मेरा लॉस हो रहा है, आ रहा है बात समझ में? यस और नो? यस। या दूसरा एग्जांपल ले लो, पेरिशेबल गुड्स है, तो फिश हो गया, तो फिश की तो एक टाइम है, टाइम फिक्स है, या मिल्क हो गया, टाइम फिक्स है, टाइम वहां पे क्रूशियल है कि अगर उसी टाइम तक आया तो ही मैं सेल कर पाऊंगा, उसके बाद आया तो मैं सेल नहीं कर सकता। टाइम इज वेरी इसेंशियल। तो अगर जिस केस में परफॉर्मेंस के लिए टाइम दिया हो दोस्तों, टाइम बाउंड परफॉर्मेंस हो, क्या बोला मैंने? टाइम बाउंड परफॉर्मेंस हो और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो। So effect of failure to perform at fixed time in contract in which time is essential. क्या बोल रहा है? When a party to a contract promises to do a certain thing at or before a specified time. तो मैंने 4 बजे का दे दिया, तो 4 बजे तक पहुंचा दो, या 3, 2, 1 उसके पहले आप कभी पहुंचा दो। और certain things, एक चीज या बहुत सारी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड फेल्स टू डू सो, आप नहीं पहुंचा पाए, 4 बजे तक आपने नहीं पहुंचा पाए, आपने प्रॉमिस किया था पहुंचाने पर 4 बजे तक नहीं पहुंचा पाए। तो पहला इफेक्ट ऑफ सच फेलियर व्हेन टाइम इज एसेंशियल, तो अगर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइडेबल हो जाएगा। इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज वाज दैट टाइम शुड बी ऑफ द एसेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आ रहा है बात समझ? तो प्रॉमिसी के लिए वो टाइम 4 बजे, मतलब 4 बजे साहब, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो अगर आप 4 तक नहीं पहुंचाए तो वाइडेबल हो जाएगा। और इस केस में प्रॉमिसी ने अगर प्रॉमिसर कोई भी बेनिफिट दिया होगा तो प्रॉमिसी प्रॉमिसर से वो बेनिफिट ले सकता है। सेम अप्लाइड इन केस ऑफ प्रॉमिसर एज वेल। आ रहा है बात समझ? यस। तो अगर प्रॉमिसी ने कोई टाइम बाउंड प्रॉमिस किया हुआ है तो दैट प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म विद इन टाइम। अदरवाइज प्रॉमिसी ने कोई बेनिफिट लिया होगा, यस और नो, इस कॉन्ट्रैक्ट से, तो उसको क्या करना पड़ेगा? वाइडेबल है तो 64 लग जाएगा, वापस करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर? यस। एंड अगर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, सामने वाला पार्टी बोल रहा है ठीक है टाइम मैंने बोले यहां तक, बट टाइम इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, ठीक है,
तो उस केस में मैं वाइडेबल तो नहीं करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल नहीं होगा, कैसे भी वाइडेबल नहीं होगा। हाँ, अगर लेट लपाट हुआ जिसकी वजह से आपको कोई नुकसान हुआ तो आप कंपनसेशन जरूर क्लेम कर सकते हो। तो क्या इस केस में 64 लगेगा? नहीं लगेगा। अगर वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं है तो रिस्टोरिंग बैक वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। हाँ, बल्कि जो लॉस वगैरह हो रहा है वो आप कंपनसेटरी क्लेम कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर। यस और नो? यस। 55 क्लियर है? बोले जरा फटाफट से यस। अब क्या हुआ, इसने बोला था साहब 4 बजे तक पहुंचाने का, अब इसने जो है 4 नहीं बजे 5 बज गए, क्रॉस हो गया। तो जैसे ही 4 बजा बी ने नोटिस भेजा कि भाई देखो 4 बज गया है, अब अगर आप परफॉर्म करना चाहोगे तो आपको जो है कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं परफॉर्म करने से, पर आपको कंपनसेशन पे करना पड़ेगा। ये नोटिस मैं आपको भेज रहा हूं। अरे बात समझ में? यस। तो कहने का मतलब क्या था कि अगर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट था, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, थर्ड वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस एट टाइम अदर देन द एग्रीड टाइम। 4 बज गए, 4 बजे तक आपने नहीं लाया, 5 बजे ला रहे हो। तो अब उस केस में क्या हो रहा है, अब 5 बजे आप ला रहे हो तो उस केस में टाइम या इंपॉर्टेंट रहा होगा, टाइम इंपॉर्टेंट नहीं रहा होगा। ये 2 केस होगा। इसमें क्या लिखा, इन केस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, मतलब टाइम इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि वाइडेबल कब हो रहा था, जब टाइम इंपॉर्टेंट था। तो अगर टाइम इंपॉर्टेंट है तभी वाइडेबल होगा, और वाइडेबल हो गया तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ये बोलता है साहब चलो मैं वाइडेबल है फिर भी मैं इसे वाइड नहीं करता हूं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, रिसाइन नहीं करता हूं। तो अगर आप टाइम लैप्स हो रहा है उसके बावजूद भी प्रोमिसी अगर एक्सेप्ट कर रहा है आपके परफॉर्मेंस को, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट, यस और नो, एंड प्रोमिसी एक्सेप्ट्स द परफॉर्मेंस ऑफ सच प्रॉमिस एट एनी टाइम अदर देन दैट एग्रीड, 4 बजे के बाद, बोले मैं आपको एग्री कर रहा हूं पर मुझे आपको जो है वो आपको मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो अगर प्रोमिसी ने प्रोमिसर को 4 बजे तक नोटिस भेज दिया है तब तो वो कंपनसेशन ले लेगा, और अगर नोटिस नहीं भेजा है, देखो यहां पे लिखा है प्रोमिसी कैन नॉट क्लेम कंपनसेशन अनलेस ही गिव्स नोटिस। उसको नोटिस भेजना पड़ेगा 4 बजे के बाद। अगर आप 4 बजे के बाद, सपोज मान लो 4 बज गया, अब वो जो है व्हीट लेके आ रहा है, 100 kg और व्हीट लेके आ रहा है, और कितने बजे आ रहा है, 5 बजे आ रहा है। तो क्या वो ये बोलेगा 4 बजे आपने नोटिस भेजा था कि अब अगर तुम लाओगे तो मैं कंपनसेशन लूंगा, मैं वाइडेबल नहीं कर रहा, मतलब रिसाइन नहीं कर रहा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा पर मैं कंपनसेशन लूंगा। अगर आपने नोटिस भेजा होगा तभी आप ले सकते हो, अगर आपने नोटिस नहीं भेजा है तो आप कंपनसेशन भी क्लेम नहीं कर पाओगे। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और अगर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है तो फिर नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, फिर तो सीधा यही वाला सेकंड वाला पैराग्राफ अप्लाई हो जाएगा, एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। तो अगर टाइम इंपॉर्टेंट है, आ रहा है बात समझ में? यस। और उसने क्या किया, कैंसिल कर दिया, तो वाइडेबल 64 लग जाएगा, जो भी बेनिफिट है वापस ले लो। पिक्चर क्लियर? यस। और अगर टाइम इंपॉर्टेंट था और आप उसके बाद एक्सेप्ट कर रहे हो, ओके, तो जो एग्री टाइम था आपको उस टाइम पे एक नोटिस भेजना चाहिए। अगर आपने नोटिस भेजा होगा कंपनसेशन के लिए तो आप कंपनसेशन क्लेम कर लेना और कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेना। पर अगर आपने नोटिस नहीं भेजा था और आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भाई ले आओ, तो फिर वो किसी भी कंपनसेशन को पे करने के लिए लायबल नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर? यस और नो? यस। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज 55। 56 में आपको बता चुका हूं, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। तो अगर कहने का मतलब क्या, एट द टाइम ऑफ फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट, राइट, एग्रीमेंट अगर आप उस सब्जेक्ट मैटर पे बना रहे हो जो इम्पॉसिबल है तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी वाइड एग्रीमेंट, है ना। पर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट मैटर वाज वेरी जेन्युइन, सर्टेन, सारी चीजें थी वहां पे, किसी भी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड नहीं हो रहा था, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। बट देयर आफ्टर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसके कारण उस एग्रीमेंट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया।
मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ, उसके बाद इम्पॉसिबिलिटी आ गई, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा दोस्तों, वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो यहां पे सिंपल लैंग्वेज में आपने देखना है, इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्ट है, ये मैंने आपको बताया भी था। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वाइड एग्रीमेंट। और अगर सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, यस और नो, तो इसको हम बोलेंगे वाइड कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो, यस। और इस केस में क्या लगेगा दोस्तों, 65 लगेगा। तो इस केस में अगर कोई भी बेनिफिट्स लिया गया, किसी ने पार्टी ने लिया है, तो 65 में उसका रिस्टोरिंग बैक पॉसिबल हो जाएगा। यू कैन रिस्टोर बैक द बेनिफिट विच हैज बीन रिसीव्ड बिकॉज ऑफ दैट एग्रीमेंट। आई होप आई एम क्लियर, यस। नाउ 57 बोलता है, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं 100 kg ऑफ व्हीट भेजूंगा, और बी ने प्रॉमिस किया कि इन रिटर्न टू दैट मैं आपको राइस भेज रहा हूं। ओके, अब इसमें देखो क्या हो रहा है, ये बोल रहा है, ए ने क्या बोला बी से कि मैं आपको क्या भेज रहा, व्हीट भेज रहा, और बी क्या बोल रहा है, मैं आपको राइस भेज रहा हूं, और राइस नहीं भेजूंगा तो अफीम भेजूंगा या ड्रग्स भेजूंगा। ए ने बी को, बी ने ए से बोला मुझे व्हीट चाहिए तो आप मुझे व्हीट भेज दो, बोला ए मैं भेज दूंगा, और ए बोला या तो राइस भेजना या तो ड्रग्स भेज देना, नारकोटिक्स ड्रग्स भेज देना। आ रहा है बात समझ? तो कहने का मतलब क्या होएगा, कहने का मतलब क्या होएगा कि ये राइस जो आपने भेजा मेरे को, अगर राइस भेजा तो लीगल है, इनफोर्सेबल, और अगर आपने इसमें ड्रग्स भेज दिया तो ये क्या हो जाएगा, इलीगल। आ रहा है बात समझ में, यस और नो, यस। क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो, यस। तो इसे जो आप क्या बोलोगे कि पोर्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लीगल, पोर्शन ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज लीगल एंड पोर्शन ऑफ द रेसिप्रोकल प्रॉमिस आर इलीगल। तो जो लीगल वाला है वो क्या होगा, इनफोर्सेबल, और जो इलीगल वाला है वो क्या हो जाएगा, अनइनफोर्सेबल हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, यस और नो, यस। एग्जाम्पल अगर आप देखोगे दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, A and B agree that A shall sell B a house of rupees 10,000 rupees, but that if B uses it as a gambling house, he shall pay 50,000 rupees for it. तो इस केस में क्या हो जाएगा, गैम्बलिंग चूंकि क्या है, इलीगल एक्टिविटीज है, तो ये जो सेकेंड सेट ऑफ प्रॉमिस है ये इलीगल कहलाएगा, एंड ये जो प्रॉमिस कहलाएगा ये लीगल कहलाएगा। समझ में आ रहा है, यस। तो देखें यहाँ पे लिखा है, व्हेन पर्सन रेसिप्रोकली प्रॉमिस फर्स्टली टू डू सर्टेन थिंग्स विच आर लीगल। तो इसमें बोला साहब अगर मैं आपको ये घर बेच रहा हूं तो सेलिंग ऑफ हाउस इज अ वेरी मच लीगल, पर उसने आगे कंडीशन लगा दी, क्या, इफ बी यूज, अगर इस हाउस को एज अ गैम्बलिंग पर्पस के लिए करेगा तो 50,000 उसको और देना पड़ेगा। पर अगर बी ने प्रॉमिस कर लिया पर बी ने 50,000 रुपए देने से मना कर दिया, तो क्या ए जो है 50,000 रुपए क्लेम कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि क्या है, ये इलीगल है। आ रहा है बात समझ में, यस। क्या लग जाएगा दोस्तों, 57। और सेम केस 58 भी बोल रहा है साहब, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इन द केस ऑफ एन अल्टरनेटिव प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है, अल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच ऑफ विच इज लीगल एंड द अदर इज इलीगल, द इलीगल ब्रांच अलोन कैन बी एनफोर्स्ड। मतलब मेरा जो एग्जाम्पल था कौन सा वाला, ये वाला, राइस और ड्रग्स वाला, ध्यान समझिएगा। नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड एज अल्टरनेटिव प्रॉमिस, और ये अल्टरनेटिव प्रॉमिस भी रेसिप्रोकल प्रॉमिस ही है, क्योंकि फ्यूचर के लिए बोला गया है, क्योंकि फ्यूचर में इसका एग्जीक्यूशन है तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, और है चूंकि ये अल्टरनेटिव नेचर का, कैसे, या तो ये या तो ये।
और ये जो बन जाएगा ये 58 बन जाएगा, मतलब ईदर दिस वे और दिस दैट वे, तो 58 है। पर अगर एक के साथ दूसरा साथ में चल रहा है, कैसे? 57 ने देखो क्या बोला कि मैं घर बेच रहा और घर ही बेच रहा, एक ही ऑप्शन है, पर कंडीशन क्या लगा दी, अगर इसी घर को आपने एज अ गैम्बलिंग यूज किया तो सेकंड सेट ऑफ प्रॉमिस दैट इज इलीगल, तो ये सेकंड गैम्बलिंग वाला हट जाएगा, सिर्फ सेलिंग ऑफ हाउस जो है वो इलीगल रहेगा। पर अगर मैं ऐसा बोलता या तो मैं घर बेचूंगा या तो मैं कार बेचूंगा, या तो मैं घर बेचूंगा या तो मैं ड्रग्स बेचूंगा, या तो मैं घर बेचूंगा या तो मैं चरस अफीम बेचूंगा, तो वो क्या हो जाता है? अल्टरनेटिव प्रॉमिस। दोनों ही केस में इलीगल वाला पार्ट जो रहेगा वही सिर्फ अनएनफोर्सेबल रहेगा, लीगल वाला पार्ट जो है दोस्तों एनफोर्सेबल रहेगा। एंड दैट्स हाउ वी कंप्लीट व्हाट? यस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। करेक्ट। तो इसका एक समरी अपन बना देते हैं ताकि आपकी जो है मेमोरी में एकदम ये फिट हो जाए। और देखिए ये मैंने आपकी समरी जो दी हुई है वो यहाँ पे दी हुई है। यस, सेक्शन 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, तो टोटल कितने सिचुएशन हो गए दोस्तों? 8 सिचुएशन हो गए। ये बोलते हैं साहब साइमल्टेनियसली परफॉर्म करना है, तो बोले साहब ठीक है साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर दो, बट प्रॉमिसर तभी परफॉर्म करेगा जब प्रॉमिसी अपनी विलिंगनेस दिखाएगा साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने की। सिंपल। ये बोलता है इफ प्रॉमिस एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस साइमल्टेनियसली नॉट परफॉर्म, अगर साइमल्टेनियसली परफॉर्म नहीं होता, दो सिचुएशन अराइज हो जाएगी, या तो ऑर्डर दिया होगा या तो ऑर्डर नहीं दिया होगा। ऑर्डर दिया होगा तो ऑर्डर को फॉलो कर लो, नहीं दिया है तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन को फॉलो कर लो। सिंपल। सेक्शन 52 कंप्लीट हो गया। अब देखो सिंपल हो जाएंगी चीजें। 53 बोल रहा है भैया मैंने वादा कर लिया पर अब मैं रुकावट डाल रहा हूं, तो बोलते साहब जो ही रुकावट डालेगा उसी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा, तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीड पार्टी एंड दूसरा एग्रीड पार्टी एंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन। तो जो रुकावट डालेगा उसी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा एंड वाइडेबल हो जाएगा, वाइडेबल हुआ तो 64 भी लग जाएगा, खत्म। फिफ्थ बोलते हैं साहब 54, प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया पर नहीं परफॉर्म कर रहा है। प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया पर वो खुद ही परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या वो प्रॉमिसी को बोल सकता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए? नहीं बोल सकता साहब, तो इट डज नॉट हैव राइट टू क्लेम परफॉर्म, प्लस उसके अलावा कंपनसेशन उसको अलग से पे करना पड़ेगा अगर प्रॉमिसी को कोई लॉस होता है। अगर प्रॉमिसर को ये बोला कि भैया तुमको अपना काम जो है टाइम पे परफॉर्म करना है, जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि वीट पहुंचाना है 4 बजे के अंदर अंदर, तो अगर टाइम इज एसेंशियल तो वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हो जाएगा और 64 लग जाएगा। और अगर टाइम एसेंशियल नहीं है तो वाइडेबिलिटी नहीं होगी, बट कंपनसेशन आपको पे करना पड़ेगा। इस यहां पे कोई नोटिस की जरूरत नहीं, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड, नो नोटिस इज रिक्वायर्ड। पर अगर टाइम एसेंशियल है और वाइडेबल हो रहा है पर आपने वाइड रिसाइंड नहीं किया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर आपने ड्यू टाइम पे नोटिस दिया होगा तभी आप कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो, अदरवाइज कंपनसेशन क्लेम नहीं करो तो नो कंपनसेशन इज पेएबल अनलेस नोटिस हैज बीन गिवन फॉर द सेम। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस बता दी। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है तो वाइड एग्रीमेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसके केस में 65 लग जाएगा और जो भी बेनिफिट आया होगा आप रिस्टोर बैक कर सकते हो। रेसिप्रोकल प्रॉमिस के केस में यहाँ पे ये अल्टरनेटिव प्रॉमिस है, ठीक है। यस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस अगर है 57 में तो कोई बात नहीं है, जो इलीगल चीजें होंगी वो अनएनफोर्सेबल रहेंगी, लीगल चीजें जो है इनफोर्सेबल है। ओके, सेम अल्टरनेटिव प्रॉमिस के केस में राइट, लीगल चीज जो है वो इनफोर्सेबल रहेगा, इलीगल चीजें जो है वो अनइनफोर्सेबल रहेंगी। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो वाइड एग्रीमेंट रहेगा। इसी के साथ दोस्तों हमारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस वाला पार्ट जो है वो पूरा का पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है एंड इसी के साथ हमारा परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इसी के साथ दोस्तों इजाजत भी लेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।